हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह महेंद्र की साली मालती का फ़ोन आया। महेंद्र ने फ़ोन पर जैसे ही हेलो कहा तो उसकी आवाज़ सुनते मालती झट से बोली, जीजा जी आप फ़ौरन घर आ जाइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। महेंद्र ने कारण जानना चाहा पर तब तक फोन कट चुका था। मालती का घर उनके घर से 15-20 कदम की दूरी पर था। महेंद्र को आज अपनी साली की आवाज़ कुछ घबराई हुई सी लगी। अनहोनी होने की आशंका से वे किसी से बिना कुछ बोले फौरन उसके घर पहुंच गए। जब वे उसके घर पहुंचे तो देखा उन दोनों पति पत्नी के अलावा मालती का देवर भी बैठा हुआ था। महेंद्र के घर में दाखिल होते ही मालती ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। यह स्थिति उनके लिए बड़ी अजीब सी थी। महेंद्र ने सवालिया नज़रों से सबकी तरफ देखा और बोले, क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी सुबह सुबह बुलाया। मालती कुछ कहती उससे पहले ही उसके पति ने अपना मोबाइल महेंद्र के आगे रख दिया और बोला, जरा यह तो देखिए। इस पर छिड़ते हुए महेंद्र ने कहा, यह क्या बेहुदा मजाक है, क्या वीडियो देखने के लिए बुलाया है। मालती बोली, नाराज ना होए, आप एक बार देखिए तो सही, आपको सब समझ आ जाएगा। जैसे ही महेंद्र ने वह वीडियो देखा उसका पूरा जिस्म गुस्से से कांपने लगा और वह ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं सका। बाहर आते ही महेंद्र ने सरहज पारुल को फ़ोन लगाया। पारुल की आवाज़ सुनते ही महेंद्र की आवाज़ भर आ गई, तुम सही थी पारुल, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, नाना तो तुम्हारी इस लायक थी ही नहीं। जिन बातों पर एक माँ को गौर करना चाहिए था पर तुमने एक ही पल में गौर कर लिया। तुमने तो मुझे होशियार भी किया और हम सब कुछ नहीं समझे। यही नहीं, मीनाक्षी पर अंधा विश्वास किया। मुझे अफसोस है कि मैंने उस दिन तुम्हें इतने कड़वे शब्द कहे। अरे जीजा जी आप यह क्या बोले जा रहे हैं, मैंने आपके किसी बात का बुरा नहीं माना था। अब आप बात बताएंगे या यूं ही बेतुकी बातें करते रहेंगे, आखिर हुआ क्या है। महेंद्र ने पूरी बात बताई और कहा, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और महेंद्र की आवाज़ रुंध गई। आप परेशान मत होइए, जो होना था हो गया। अब यह सोचने की ज़रूरत है कि आगे क्या करना है। ऐसा करिए, आप सबसे पहले घर पहुंचिए और मीनाक्षी को स्कूल जाने से रोकिए। पर इससे क्या होगा, क्यों नहीं होगा, आप ही बताओ। इस 1-1.5 साल में आपने क्या किसी भी दिन मीनाक्षी को कहते सुना है कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती, चाहे घर में कितना ही ज़रूरी काम था या तबीयत खराब हुई। लेकिन वह स्कूल गई मतलब कोई ना कोई रहस्य तो है। स्कूल जाने का कुछ तो संबंध है इस बात से। वैसे भी यदि आप सीधा सीधा सवाल करेंगे तो वह आपको कुछ नहीं बताएगी। देखना आप, स्कूल ना जाने की बात से वह बिफर जाएगी और फिर आपसे जाने की जिद करेगी। तब मौका होगा उससे सही सवाल करने का। क्या आप मेरा साथ दोगी, आप आ सकती हो उससे बात करने के लिए। महेंद्र ने पूछा, नहीं मेरे आने से कोई फ़ायदा नहीं, दीदी को भी आप जानते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस बात के लिए मेरा बीच में पड़ना सही नहीं होगा, आप मालती को ही बुला लीजिए। घर जाकर महेंद्र ने मालती को फ़ोन करके घर बुला लिया और मीनाक्षी को स्कूल जाने से रोका। आज तुम स्कूल नहीं जाओगी। लेकिन उम्मीद के मुताबिक मीनाक्षी स्कूल जाने की जिद करने लगी। आज मेरा प्रैक्टिकल है, आज तो जाना जरूरी है, इस पर महेंद्र ने कहा, वह मैं तुम्हारे स्कूल में जाकर बात कर लूँगा। नहीं पापा, मैं रुक नहीं सकती आज, इट्स अर्जेंट। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या, कह दिया ना नहीं जाना। पर मीनाक्षी बार बार जिद करती रही। इस बात पर महेंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने मीनाक्षी की गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि मीनाक्षी पर हाथ उठाकर वे मन ही मन दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने आज तक मीनाक्षी पर हाथ नहीं उठाया था। वह उनकी लाडली बेटी थी। तब तक मालती अपने पति के साथ वहां पहुंच गई और स्थिति को संभालने के लिए मीनाक्षी को उसके कमरे में लेकर चली गई। वह मीनाक्षी से बोली, यह सब क्या चल रहा है मीनाक्षी, सच सच बता, क्या है यह सब फोटोज या एमएमएस। मीनाक्षी उन फोटोज और एमएमएस को देखकर चौंक गई। ये सब कब कैसे, शब्द उसके गले में ही अटकने लगे। उसे खुद नहीं पता था इस एमएमएस के बारे में। वह घबराकर रोने लगी। ईश्वर मालती उसकी पीठ सहलाती हुई बोली, देख सब बात खुलकर बता, जो हो गया सो हो गया। अगर अब भी नहीं समझी तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, यह तूने सही नहीं किया।
एक बार भी नहीं ख्याल आया तुझे अपने बूढ़े अम्मा बाबा का? यह कदम उठाने से पहले एक बार तो सोचा होता कि तेरे पापा को तुझसे कितना प्यार है। उनके विश्वास का खून कर दिया तूने। तेरी इस करतूत की सजा पता है तेरे भाई बहनों को भुगतनी पड़ेगी। तेरा क्या होगा? अब मीनाक्षी पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया अपने प्यार के लिए, उसको पाने के लिए किया। मुझे नहीं मालूम यह एमएमएस कैसे बना, किसने बनाया। सारी बात शुरू से बता। कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसे तू प्यार बोल रही है वह सिर्फ धोखा था तेरे साथ, तेरे शरीर के साथ, बेवकूफ़ लड़की। मीनाक्षी सुबकते हुए बोली। रणधीर घर के सामने ही रहता है। मैं उससे प्यार करती हूँ। हम लोग कई महीनों से मिल रहे थे, पर रणधीर मुझे भाव ही नहीं देता था। उस पर कई और लड़कियाँ मरती है, और वे सब चटखारे ले लेकर बताती थी कि रणधीर उनके लिए कैसे मरता है। बहुत जलन होती थी मुझे। मैं उससे अकेले में मिलने की जिद करती थी कि सिर्फ एक बार मिल लो, लेकिन छोटा शहर होने की वजह से मैं उससे खुलेआम मिलने से बचती थी। वही वह कहता था, मिल तो लूँ पर अकेले में। कैंटीन में मिलना कोई मिलना थोड़ी होता है। एक दिन मम्मी पापा किसी काम से शहर से बाहर जा रहे थे, तो मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने रणधीर को घर आकर मिलने को कह दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि वे लोग रात तक ही वापस आ पाएंगे। घर में सिर्फ दादी थी और बाबा तो शाम तक अपने ऑफिस में रहेंगे। दादी घुटनों की वजह से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपको भी मालूम होगा कि हमारे घर के दो दरवाजे हैं। बस क्या था, मैंने पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया। उस दरवाजे के खुलते छत पर बने कमरे में सीधा पहुंचा जा सकता है, और ऐसा ही हुआ। मौके का फ़ायदा उठाकर रणधीर कमरे में था, और मैंने दादी से कहा, अम्मा मैं ऊपर कमरे में काम कर रही हूँ, अगर मुझसे कोई काम हो तो आवाज़ लगा देना। इस पर उन्होंने कहा, कैसा काम कर रही आज? तो मैंने कहा, अलमारी काफ़ी उलट पुलट हो रही है, आज इसी को ठीक करूँगी। सब कुछ मेरी सोच के अनुसार चल रहा था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अभी 3 घंटे तक कोई नौकर भी नहीं आने वाला। जब मैं कमरे में गई तो अंदर से कमरा बंद कर लिया और रणधीर की तरफ देखकर मुस्कुराई। मुझे यकीन था कि रणधीर खुश होगा, फिर भी पूछ बैठी, अब तो खुश हो ना? चलो आज तुम्हारी सारी शिकायत दूर हो गई होगी। हमेशा मेरे प्यार पर उंगली उठाते थे, अब खुद ही सोचो, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ हम दोनों आराम से बैठकर 1-2 घंटे बात कर सकते हैं? खैर आज इतनी मुश्किल से मौका मिला है, तो आराम से जी भरकर बातें करते हैं। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं क्या सिर्फ बातें करने के लिए इतना जोखिम उठाकर आया हूँ? बातें तो हम फ़ोन पर भी कर लेते हैं। तुम तो अभी मुझसे दूर हो। मुझे बहुत कुढ़ा, और लड़कियों के साथ तो वह जम कर रहा था। मैंने कहा, फिर क्या चाहते हो? रणधीर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ, इसे अभी पहनकर दिखाओ। मैंने चौंक कर वह पैकेट लिया और खोल कर देखा। उसमें एक गाउन था। उसने कहा, इसे पहनो, पर मैंने अचकचाते हुए कहा, परवर कुछ नहीं, मना मत करना। उसने मुझ पर जोर डाला, अगर कोई आ गया तो? मैंने डरते हुए कहा, तो उसने कहा, तुमको मालूम है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरा मन नहीं रख सकती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर कभी मुझसे कोई बात या मिलने की कोशिश मत करना। वह गुस्से में बोला। मैं किसी भी हालत में उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली, और जैसी मैंने नाइटी पहनी, बोलते बोलते मीनाक्षी चुप हो गई और पैर के अंगूठे से ज़मीन को रेतने लगी। आगे बता क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बताते हुए शर्म आ रही है, पर तब यह सब करते हुए शर्म नहीं आई, मालती ने कहा। पर मीनाक्षी नीची निगाह किए बैठी रही। आगे बता रही है, या तेरे पापा को बुलाओ, अगर वे आ गए तो आज कुछ अनहोनी घट सकती है, मालती ने डांटते हुए कहा। पापा का नाम सुनते मीनाक्षी जोर जोर से रोने लगी। वह जानती थी कि आज उसके पापा के सिर पर खून सवार है। बता रही हूँ, सुबकते हुए बोली। जैसे मैंने नाइटी पहनी तो रणधीर ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने घबराकर उसको धकेला और कहा, यह क्या कर रहे हो? यह सही नहीं है। इस पर उसने कहा, सही नहीं है? तुम यह कह रही हो? क्या इस तरह से बुलाना सही है? देखो आज मुझे मत रोको। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या? देखो मैं यह जहर खा लूँगा। और यह कहते हुए उसने जेब से एक पुड़िया निकालकर इशारा किया। मैं डर गई कि कहीं यही इसे कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर उसने वह सब किया जो कहा था।
उसकी बातों में आकर मैं अपनी सारी सीमाएं लांघ चुकी थी, पर कहीं ना कहीं मन में तसल्ली थी कि अब रणधीर को मुझसे कोई शिकायत नहीं रही। पहले की तरह फिर पूछा, रणधीर अब तो खुश हो ना? नहीं, अभी मन नहीं भरा। यह एक सपना सा लग रहा है, कुछ यादें भी तो होनी चाहिए। उसने कुछ सोचते हुए कहा, यादें? कैसी यादें? मैंने सवालिया नजर डाली। अरे वही कि जब चाहूँ तुम्हें देख सको, उससे रणधीर ने मुस्कुराते हुए कहा। पता नहीं क्यों अपना सब कुछ लूट जाने के बाद भी मैं मूर्ख उसकी चालाकी को प्यार समझ रही थी। मैंने उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी कर देनी चाहिए और पूछा, वह कैसे? ऐसे कहते हुए उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर झट से मेरी एक फ़ोटो ले ली। फिर मज़ा नहीं आ रहा कहते कहते एकदम से मेरा गाउन उतार फेंका और कुछ तस्वीरें जल्दी जल्दी खींच ली। यह सब इतना अचानक से हुआ कि मैं उसकी चाल नहीं समझ पाई। समय भी हो गया था और मम्मी पापा के आने से पहले सब कुछ पहले जैसा ठीक भी करना था। कुछ देर बाद रणधीर वापस चला गया और मैं नीचे आ गई। किसी को कुछ नहीं पता लगा, पर कुछ दिनों बाद एक दिन पारुल मामी घर पर आई। उनकी नज़रें मेरे गाल पर पड़े निशान पर अटक गई। वे पूछ बैठी, क्या हो गया तेरे गाल पर? मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं मामी, गिर गई थी। पर पता नहीं क्यों मामी की नज़रें सच भाग चुकी थी। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, गिरने पर इस तरह का निशान कैसे हो गया? यह तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोर से चुंबन लिया हो। सब ठीक तो है ना मीनाक्षी? मैंने नजरें चुराते हुए थोड़े गुस्से के लहजे में कहा। पागल हो गई हो क्या? कुछ सोचकर तो बोलो। और मैं गुस्से से वहाँ से उठकर चली गई। लंच के बाद सब लोग बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। मामी मुझे समझाने के मकसद से आई तो उन्होंने मुझे खिड़की के पास खड़े होकर रणधीर को इशारा करते हुए देख लिया। हालांकि मैं उनके कदमों की आहट से संभल चुकी थी, पर अनुभवी नज़रें सब भाप गई थी। मामी ने मम्मी से कहा, दीदी अब आपकी लड़की बड़ी हो गई है, कुछ तो ध्यान रखो, कैसी माँ हो। आपको तो अपने घूमने फिरने और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है। पर मम्मी ने उल्टा उनको ही डांट दिया। फिर मामी ने चुटकी लेते हुए मुझसे कहा, क्या बात है मीनाक्षी, हम तो तुमसे इतने दूर मिलने आए हैं और तुम हो की बात ही नहीं कर रही। अरे भाई, कहीं इसके विष का तो मामला नहीं है? बता दो, कुछ हेल्प कर दूंगी। आप भी ना कुछ भी कहती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने करते हुए कहा। लेकिन मामी को दाल में कुछ काला महसूस हो रहा था। उनका दिल कह रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और वे यह भी जानती थी कि ननद से कहने का कोई फ़ायदा नहीं। वे बात की गहराई तो समझेंगी नहीं, इसलिए उनको पापा से कहना ठीक लगा। बुरा मत मानिएगा जीजा जी, अब मीनाक्षी बच्ची नहीं रही। हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ, पर मैंने उसे इशारों से किसी से बात करते हुए देखा है। पापा ने इस बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी, सिर्फ अच्छा कहकर बात टाल दी। जब मामी जी ने दोबारा कहा तो पापा ने कहा, मुझे विश्वास है उस पर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा। मैं मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। अब रणधीर उन फोटोज को दिखाकर मुझे धमकाने लगा। रोज़ मिलने की जिद करता और मना करने पर मुझसे कहता, अगर आज नहीं मिली तो ये फ़ोटोज़ तेरे घर वालों को दिखा दूंगा। पहले तो समझ नहीं आया क्या करूं, कैसे मिलूं, पर बाद में रोज़ स्कूल से वापस आते हुए मैं रणधीर से मिलने जाने लगी। पर कहाँ मिलती थी तो उसे? मालती ने जानना चाहा। बस स्टैंड के पास उसका एक छोटा सा स्टूडियो है, वही मिलता था और मना करने के बाद भी मुझसे ज़बरदस्ती संबंध बनाता। एक बार तो गर्व ठहर गया था। क्या तभी घर में किसी को पता नहीं चला? मालती चौकी। नहीं, रणधीर ने एक दवा दे दी थी, जिसको खाते ही काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी और मैं बेहोश भी हो गई थी। अच्छा हाँ, याद आया, ऐसा कुछ हुआ तो था। और उसके बाद भी तू किसी को लेकर डॉक्टर के पास नहीं गई, अकेले जाकर ही दिखाई थी। दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। कहाँ से आ गई इतनी अक्ल सबको उल्लू बनाने की? वाकई तूने सबको बहुत धोखा दिया, यह सही नहीं हुआ। वह रणधीर के अलावा और कौन कौन होता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतनी बात समझ में आ गई थी कि रणधीर मुझे ब्लैकमेल करके मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। और मैं तब से जो भी कर रही थी, अपने घर वालों से इस बात को छिपाने के लिए मजबूरी में कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि उसने मेरा एमएमएस बना लिया है। मैं नहीं जानती कि उसने यह वीडियो कब बनाया। उसने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम दोनों के अलावा वहाँ पर कोई तीसरा भी है जो यह वीडियो बना रहा है। और वह बोलते बोलते रोने लगी।
मालती को सारा माजरा समझ आ चुका था। वह बस इतना ही कह पाई, बेवकूफ़ लड़की, अब कौन करेगा यकीन तुझ पर। कच्ची उम्र का प्यार तुझे बर्बाद करके चला गया। इस नासमझी की आंधी ने सब तहस नहस कर दिया। उसने महेंद्र को सब बताया। तो एक बार को तो महेंद्र को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर सबके समझाने पर उसने सबसे पहले थानेदार से मिलकर वायरल हुए वीडियो को डिलीट करवाया। अपने शहर के एक रसूखदार आदमी होने की वजह से उनके एक इशारे पर पुलिस वालों ने रणधीर को जेल में बंद कर दिया। उसके बाद पूरे परिवार को बदनामी से बचाने के लिए सभी लोकल अखबारों के रिपोर्ट्स को न छापने की शर्त पर रुपए खिलाए। मीनाक्षी को फौरन शहर से बहुत दूर पढ़ने भेज दिया, क्योंकि कहीं न कहीं महेंद्र के मन में उस लड़के से खतरा बना हुआ था। हालांकि बाद में वह लड़का कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, यह किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।